अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर चैप्टर को कंप्लीट किया, एमसीक्यू सॉल्व किए, शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए और उसके बाद हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। इस लेक्चर के अंदर हमने कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको। हम यहाँ पे हमारे पास कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं और ये जो हमारे पास कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं, टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 में से 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बुक के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, यहाँ पे इनको हम देख लेते हैं। और इनके जो सॉल्यूशंस हैं इन 3 क्वेश्चंस के, ये हमारी जो सॉल्यूशंस वाली फाइल है वहाँ पे भी हैं, वहाँ भी देखेंगे। पहले इनको किताब से देख लेते हैं। एक हमारे पास है पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम देखेंगे किताब से, ये किताब के अंदर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। और ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम किताब से देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा ये वाला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन 1.4, इसको भी हमने बुक से देखना है। ये भी बुक के अंदर काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन ये 3 क्वेश्चंस इनको बुक के अंदर तो हम देखते हैं, हमारी जो सॉल्यूशन वाली फाइल होगी इनको हम वहाँ पे भी इंशाल्लाह देख लेंगे। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ मीन्ड बाय अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है। हाउ द अनसर्टेनिटी इन ए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज़ इंडिकेटेड। तो आपको मैं बता देता हूँ ये कहाँ पर लिखा हुआ है। ये सवाल है हमारे पास अनसर्टेनिटी वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे जी हमारा अनसर्टेनिटी वाला क्वेश्चन, दिस इज़ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ठीक है, ये टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास है अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो अनसर्टेनिटी है किस तरह से दिखाई जाती है, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इसको हमने उस लेक्चर के अंदर काफ़ी डिटेल में देख लिया है जहाँ पे हमने अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक देखा था। तो आप इसको वहाँ से समझ सकते हैं और यहाँ से आप देख के इसको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा जो पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, वो हो गया है हमारा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। इसके अंदर हमने बताना था कि जो अनसर्टेनिटी है ये क्या होती है, और उसके बाद हमने ये बताना था कि जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर अनसर्टेनिटी को हमने किस तरह से जाहिर करना है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी विद रेफरेंस टू मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनकी मेजरमेंट की तरफ रेफ़र करके या रेफरेंस दे के आपने प्रिसीजन और एक्यूरेसी की जो दोनों टर्म्स हैं इनके दरमियान आपने फ़र्क बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं अपना बुक वाला सेक्शन जहाँ पे हमारे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों टॉपिक्स मौजूद हैं। और ये दोनों टॉपिक्स हमारे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी, ये दोनों एक ही जगह पे इकट्ठे मौजूद हैं। यहाँ पे हमने इनको यहाँ पे समझा भी था इकट्ठे कि ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होते हैं और इनमें क्या फ़र्क है। यहाँ से देखें स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का टॉपिक, और उसके बाद ये जा रहा है यहाँ तक। यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये ब्लू लिखा हुआ है, यहाँ तक भी कर लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो टोटल आपके पास ये जो पोर्शन है ये तकरीबन 1 पेज का बनता है। ये आपके पास आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। इसको भी हमने अपने लेक्चर में काफ़ी डिटेल में देखा है। पिछले जो लेक्चर्स हैं जिनमें हमने इस चैप्टर को कवर किया, आप वहाँ पे जाके इस टॉपिक को समझ सकते हैं, वहाँ पे इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए, पता चल गया कि ये कहाँ पे मौजूद हैं। वैसे इनको हम अपने आंसर वाली जो फाइल है वहाँ पे भी देख लेंगे। ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस कवर हो गए जो कि किताब के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो किताब में क्वेश्चन मौजूद है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो किताब में क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है जी, 1.4, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द राइटिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इनटू देयर डायमेंशंस। अब मिसालों से आप ये बताएंगे किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने उनकी डायमेंशंस में लिखना होता है। राइट इट्स 2 बेनिफिट्स, इसके जो 2 फ़ायदे हैं वो भी आपने लिखने हैं। ये भी यहाँ पे बुक के अंदर मौजूद है, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं और इसको फिर हम अपने आंसर्स के अंदर भी देख लेंगे। यहाँ पे जो आपके पास ये टॉपिक, ठीक है, सेक्शन 1.7 है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पे ये बताया हुआ है किस तरह से आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ को उनके डायमेंशंस में लिखना है, यहाँ पे सारा ये बताया हुआ है। उसके बाद आगे इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी लिखे हुए हैं, ये हैं इसके, ठीक है, 2 इसके बेनिफिट्स ये हैं। 2 बेनिफिट्स उन्होंने पूछे हैं तो दोनों बेनिफिट्स यहाँ पे मौजूद हैं। एक तो आप किसी फिजिकल इक्वेशन की होमोजेनिटी यानी कि उसका दुरुस्त होना चेक कर सकते हैं, और दूसरा आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके 2 बेनिफिट्स हैं और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है किस तरह से आपने इनको डायमेंशंस में लिखना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है
स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, देखें, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जा रही है यहाँ तक, ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास बाकी जो क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस जो हमने बुक के ऊपर देखे हैं, इन सब को हम देखते हैं अपनी न्यू फाइल के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास इन सब के आंसर्स मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास हमारे आंसर्स वाली फाइल, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारे के सारे, और सब क्वेश्चंस के नीचे उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। इनको हम देखते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट। एक मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है। हाउ द अनसर्टेनिटी इन ए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज इंडिकेटेड। एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप अनसर्टेनिटी को किस तरह से जाहिर कर सकते हैं। अब देखें, जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बुक के ऊपर हाईलाइट करवाए हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा बेहतर लिखे हुए हैं, काफ़ी डिटेल में लिखे हुए हैं। यहाँ पर इनको हमने शॉर्ट करके लिख लिया, तो यहाँ से आप कंसेप्ट ले लें, वहाँ से आप इनको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है कि आपने अनसर्टेनिटी का मतलब बताना है यहाँ पे कि क्या मतलब है, और उसके बाद डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी के बारे में बताना है। आंसर है हमारे पास, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट मीन्स द डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। ठीक है, एक मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि उसके बारे में कितना शक जो है वो मौजूद है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। एक जो मेजर्ड वैल्यू होती है और जो ट्रू वैल्यू होती है, इनके दरमियान जो फ़र्क होता है उसको हम कहते हैं ये अनसर्टेनिटी है। इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंक्रीमेंट दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन डिस्प्ले। यानी कि छोटी से छोटी जो वो हमें मेजरमेंट दे सकता है, उससे हम उसकी अनसर्टेनिटी जो है उसको जाहिर करते हैं। दिस इज़ नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फिर डिजिटल वोल्ट मीटर कैन डिस्प्ले अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर एक डिजिटल वोल्ट मीटर 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें रीडिंग दिखा सकता हो, देन इट्स अनसर्टेनिटी इज़ ±0.01 वोल्ट। ठीक है, ये इसकी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिखा सकता है। इसके अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। ये इसका लीस्ट काउंट भी है, ये इसकी अनसर्टेनिटी भी है, ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी है। ठीक है, इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, लीस्ट काउंट को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इन दोनों में फ़र्क वाजे करें, प्रिसीजन और एक्यूरेसी के अंदर। विद रेफरेंस टू मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हुए जब हम देखते हैं कि प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने उनके मुताबिक आपने बताना है। प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट रेफर्स टू हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज़ आर टू ईच अदर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स आर मेड अंडर द सेम कंडीशंस। कंडीशंस सेम हो, आप एक से ज़्यादा दफ़ा अगर मेजरमेंट्स करते हैं और हर दफ़ा मेजरमेंट्स रिपीट हो रही हैं, तो फिर आप कहते हैं कि मेजरमेंट्स में ये ज़्यादा प्रिसाइज हैं। इट इज़ रिलेटेड टू दी रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, कि मेजरमेंट कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। रिपीटेड टाइम्स अगर मेजरमेंट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हों, तो आप कहते हैं कि मेजरमेंट्स काफ़ी प्रिसाइज हैं। उसके बाद हमारे पास एक्यूरेसी। Accuracy refers to how close the measured value is to the true or accepted value of the quantity, या फिर correct value। जो correct value है quantity की, उसके कितनी close है ये, तो इस चीज़ को हम कहते हैं accuracy। ठीक है, फ़र्क ज़रा वाजे करें। प्रेसिजन का मतलब ये है कि आपने एक मेजरमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा लेनी है, वो अगर रिपीट हो रही है या फिर हर दफ़ा वो बड़ी क्लोज आ रही है, तो फिर आप कहते हैं कि ये मेजरमेंट प्रिसाइज है। लेकिन आपके पास अगर एक वैल्यू फिक्स है और आपने उस वैल्यू तक पहुंचना है, और आप जो मेजरमेंट लेते हैं वो ट्रू वैल्यू या फिर एक्सेप्टेड वैल्यू जो है उसके बहुत क्लोज चली जाती है, तो फिर आप कहते हैं कि ये मेजरमेंट हमारी एक्यूरेट आई है। ये फ़र्क है प्रिसीजन और एक्यूरेसी के अंदर। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, इफ़ ए थर्मोमीटर रीड्स 25 डिग्री सेल्सियस, 25.1 डिग्री सेल्सियस एंड 25.0 डिग्री सेल्सियस रिपीटेडली। जब आप रिपीटेड उससे मेजरमेंट्स लेते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल ये मेजरमेंट्स मिलती हैं। When the true temperature is 25 डिग्री सेल्सियस, जो ट्रू टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, then the measurements are both precise and accurate। तो उसके बाद जो मेजरमेंट्स हैं ये प्रिसाइज भी हैं और ये एक्यूरेट भी हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। प्रिसाइज क्यों है, क्योंकि एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, एंड एक्यूरेट, और ये एक्यूरेट क्यों है, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू है इसके भी ये क्लोज हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं, इसलिए ये प्रिसाइज हैं। और उसके बाद जो ट्रू वैल्यू है आपके पास, इसके ये क्लोज हैं, इस वजह से ये एक्यूरेट भी हैं। तो ये हमारे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी थी। उसके बाद हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। इसका हमारे पास पहले ए पार्ट है, उसके बाद इसका बी पार्ट आएगा। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये क्या होते हैं। राइट 2 रीजंस फॉर यूजिंग देम इन मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स के अंदर उनको इस्तेमाल करने के लिए 2 वजूहात लिखेंगे क्यों हम इस्तेमाल करते हैं इन्हें। हाउ टू फाइंड दी अनसर्टेनिटी इन ए टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। एक जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पे हम टाइम को मेजर कर रहे होते हैं, सच एज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। मिसाल के तौर पे सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो अगर हम मेजर कर रहे हो,
तो उसके अंदर हम किस तरह से अनसर्टेनिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने बातें पूछी हैं, बल्कि तीन बातें पूछी हैं। सबसे पहले हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताना है कि इनका क्या मतलब है। उसके बाद हमने इनको मेजरमेंट्स में इस्तेमाल करने की दो वजूहात बतानी है। उसके बाद हमने ये बताना है कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर किस तरह से हमने अनसर्टेनिटी को फाइंड करना है। तो हमारे पास इसका आंसर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल दी सर्टेन डिजिट्स इन ए मेजरमेंट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। जो पहला अनसर्टेन डिजिट होता है उसको मिला के जो सारे सर्टेन डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड इन मेजरमेंट्स टू इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट। ये मेजरमेंट्स के अंदर एक मेजरमेंट के दुरुस्त होने को जाहिर करते हैं। एंड टू अवॉइड द यूज़ ऑफ मोर डिजिट्स, अगर आप ज़्यादा डिजिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके इस्तेमाल से आपको बचाते हैं। देन आर जस्टिफाइड बाय द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जितने के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको दे सकता है, जितने वो जस्टिफाई कर सकता है। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपको रीडिंग्स देता है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, लेकिन आप आंसर में लिख रहे हैं 10 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको जितने डेसिमल प्लेसेस अलाउ करता है उतने डेसिमल प्लेसेस आपने लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2 रीजंस फॉर यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। 2 रीजंस कौन से इनको यूज़ करने के, वो ये हैं। पहली रीज़न है हमारे पास, दे हेल्प इन शोइंग द प्रिसीजन ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू। एक जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी प्रिसाइज है, ये चीज़ हमें बताते हैं। किस तरह से बताते हैं कि हमें पता चल जाता है कि उस जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमने मेजरमेंट ली है उसका लीस्ट काउंट कितना है। ठीक है, ये चीज़ ये जाहिर करते हैं। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो ये चीज़ जाहिर कर रहे होते हैं, कम से कम वो कितनी पैमाइश डेसिमल के बाद हमें दे सकता है। दे हेल्प इन अवॉइडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ मोर एक्यूरेसी देन द इंस्ट्रूमेंट कैन प्रोवाइड। अब देखें, जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं। इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन से ज़्यादा आप एक्यूरेट वैल्यू को शो नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा वैल्यू आप शो ना करें, इसलिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनको आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास इनके 2 यूजेस थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स। ये तीसरा पार्ट था हमारे क्वेश्चन का कि जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके अंदर किस तरह से आपने अनसर्टेनिटी बतानी है। In a timing experiment, such as the time period of a simple pendulum, the uncertainty in the measurement can be found by using the formula. ये आपके पास uncertainty का फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, least count of measuring instrument over total number of vibrations। जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है उसका जो नीचे बॉब होती है, जो उसकी गोली होती है, इस सिंपल पेंडुलम को हम अपने न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के अंदर इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। वहाँ पे एक सवाल के अंदर आ रहा है सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पे देखें, जो सिंपल पेंडुलम है वो इस तरह से ऊपर सपोर्ट के साथ नीचे लटका होता है। यहाँ पे उसकी एक बॉब होती है और इस तरह से ये घूमता है। ठीक है, यहाँ जाता है फिर वापस आता है, फिर यहाँ पे जब आता है तो उसकी एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट होती है। आपने अगर बतानी है अनसर्टेनिटी इसका टाइम मेजर करते हुए, तो जो आपके पास जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप टाइम को मेजर कर रहे हैं उसका आपको लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। वो लीस्ट काउंट आपने यहाँ पे ऊपर लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपने वाइब्रेशंस इसको दी हैं वो टोटल वाइब्रेशंस आपने नीचे लिखनी है। दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास जो है वो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट की आ जाएगी। दिस मेथड हेल्प्स टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन द मेजर टाइम पीरियड। जो मेजर टाइम पीरियड है उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको कम करने में ये मेथड हमें मदद देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। इसका बी पार्ट देखते हैं। द मास ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज दिस वन, its length is this one and diameter is this one. Find the density of its material expressing the uncertainty in the density. आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक आपने डेंसिटी बतानी है और एक आपने डेंसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी भी बतानी है। ठीक है, डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हमें मैस चाहिए होता है और एक हमें वॉल्यूम चाहिए होता है। क्योंकि मैस हम ऊपर लिखते हैं फ्रैक्शन के अंदर, वॉल्यूम नीचे लिखते हैं, तो हमारे पास आती है डेंसिटी। लेकिन मैस तो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, हमारे पास वॉल्यूम नहीं है। तो पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे सिलेंडर का, उसके बाद हम इसका जो मैस है वो यूज़ करके इसकी डेंसिटी फाइंड कर लेंगे, फिर डेंसिटी की जो अनसर्टेनिटी है वो भी फाइंड कर लेंगे। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला। जो वॉल्यूम है वो आप इस तरह से लिखते हैं सिलेंडर का, इसका असल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल। तो जो आर है हम जानते हैं डायामीटर का हाफ होता है, तो आर की जगह आप d/2 भी लिख सकते हैं। वे आर डी जो है हमारे पास वो इसके बराबर है, एल इसके बराबर है। तो आपने यहाँ पे अब डी और एल की वैल्यूज पुट करनी है। सिंपली अब यहाँ पे डी और एल की जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन के बाद इस तरह से ये आपके पास रिजल्ट आएगा वॉल्यूम का। यूजिंग पाई इज इक्वल टू दिस वन, आपने पाई की यहाँ पे ये वैल्यू यूज़ की। तो उसके बाद देखें द डेंसिटी रो इज़ गिवन बाय। अब देखें जो डेंसिटी रो है वो आपको इस तरह से मिलती है कि मैस आपने ऊपर लिखना होता है, वॉल्यूम आपने नीचे लिखना होता है। देखें मैस आप ऊपर लिख दें, जो आपको मैस गिवन है क्वेश्चन में, देखें क्या मैस गिवन है। मैस आपको ये गिवन है 12.85 ग्राम, ये लिख दिया हमने ऊपर। और उसके बाद नीचे आपने लिख दिया वॉल्यूम जो आपके पास आया है, आंसर आपके पास ये आ गया ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फॉर अनसर्टेनिटी
अनसर्टेनिटी के लिए देखिए हम क्या करेंगे, अज्यूमिंग द अनसर्टेनिटीज इन डायमीटर, लेंथ एंड मैस आर दिस 1 सेंटीमीटर एंड दिस 1 ग्राम रिस्पेक्टिवली, वी फाइंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़। अब देखिए हमें पता कैसे चला कि जो आपके पास डायमीटर और लेंथ है और मैस है, इन सब में ये अनसर्टेनिटीज़ हैं। ठीक है, हमें देखिए पता कैसे चला, ये हमें पता इस तरह से चला कि आपके पास जो इनकी रीडिंग्स गिवन थी वहाँ से हमें पता चला कि इनके अंदर कितनी कितनी अनसर्टेनिटीज़ मौजूद हैं। अब देखिए आपके पास जो मैस है इसके डेसिमल के बाद देखें कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इसकी अनसर्टेनिटी हमारे पास हो जाएगी 0.01 ग्राम। ठीक है, ये इसकी अनसर्टेनिटी है ग्राम, और साथ प्लस माइनस भी आएगा। उसके बाद आप रीडिंग देखें लेंथ की, और आप रीडिंग देखें डायमीटर की। लेंथ की जो रीडिंग है इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, डायमीटर के अंदर भी डेसिमल के बाद है 2 डिजिट्स, तो इनकी अनसर्टेनिटी हमारे पास आएगी प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो इनकी अनसर्टेनिटी भी आएगी सेंटीमीटर में। तो हमारे पास इन दोनों की अनसर्टेनिटी आ गई। लेंथ और जो आपके पास डायमीटर है, इन दोनों की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो है 0.01 सेंटीमीटर, और जो मैस है इसकी ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है। वी फाइंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़, आप इन दोनों की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ फाइंड करें। पहले आप डायमीटर की फाइंड कर लें, ठीक है, उसके बाद आप फाइंड कर लीजिएगा लेंथ की। डायमीटर के लिए, डायमीटर के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर जो डायमीटर की वैल्यू हमें गिवन है वो, ये आंसर आ जाएगा। लेंथ जो है उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए लेंथ की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो लिखनी है, और यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है ये जिससे आपने लेंथ मेजर की है, और जो लेंथ आपको गिवन है वो आपने नीचे लिखनी है। ये आपके पास आ गई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपकी लेंथ की। अब दोनों की अनसर्टेनिटीज़ आ गई। फार्मूला आप दोबारा देखें, क्या फार्मूला है आपके पास वॉल्यूम का, वॉल्यूम का आपके पास है ये फार्मूला। इसके अंदर देखें जो वॉल्यूम है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये डी जो है इसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो एल है इसकी पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो आपके पास डी है डायामीटर, इसकी जो आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आई है उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर उसके अंदर आपने ऐड करनी है जो एल है इसकी अनसर्टेनिटी, तो आपके पास जो वी है इसकी आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, डेल वी ओवर वी आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर यही चीज़ हमने लिखी है। अब ये चीज़ न्यूमेरिकल के अंदर भी आएगी, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के अंदर इसको हम डिटेल में देख लेंगे, वहाँ भी आप इसको देखिएगा। जो आपके पास वॉल्यूम है उसकी आप अब लिख सकते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। देखिए अब यहाँ पे आपने स्टार्ट में 2 भी लिखा है, ये भी नोट करें। अब देखें क्योंकि वॉल्यूम जो है डिपेंड कर रहा है डी के स्क्वायर के ऊपर और एल के ऊपर, तो वॉल्यूम की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए 2 लिखना है सबसे पहले, क्योंकि जो डी है इसके ऊपर पावर 2 है। उसके बाद जो डी है इसकी अनसर्टेनिटी लिखनी है। देखें कितनी है डी की अनसर्टेनिटी, यहाँ पे मौजूद है 0.08, 0.008, 8 से पहले 2 जीरोज़ हैं वो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया, प्लस जो एल की अनसर्टेनिटी है वो आपने यहाँ पे लिखी, और इसको सॉल्व करके आपने एंड के ऊपर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बता दी अपने वॉल्यूम की। ठीक है, उसके बाद देखिए वॉल्यूम की तो आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई। अब आपको अनसर्टेनिटी मैस की भी चाहिए, तो मैस की अनसर्टेनिटी देखें पहले क्या थी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मैस की वो ये थी, हमने देख लिया ये क्यों थी, ये आपने ऊपर लिखनी है, और नीचे आपने मैस की टोटल वैल्यू लिखी जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, ये आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई मैस के अंदर। अब देखिए वॉल्यूम के अंदर भी आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, मैस की भी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई, लेकिन आपने अनसर्टेनिटी देखें किसकी फाइंड करनी है, आपने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है रो की। रो के अंदर देखें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, एक मैस एम मौजूद है, एक वॉल्यूम वी मौजूद है, इसलिए हमने इन दोनों की अनसर्टेनिटी फाइंड की। अब इन दोनों की अनसर्टेनिटीज़ को जब आप ऐड करेंगे, ये आपके पास अनसर्टेनिटी है मैस की, ये आपने लिख दी ये वाली, और ये अनसर्टेनिटी आपके पास है वॉल्यूम की, ये आपने लिख दी। क्योंकि रो डिपेंड कर रहा है दोनों के ऊपर, तो दोनों की अनसर्टेनिटीज़ आपने ऐड करनी है। तो आपके पास टोटल ये अनसर्टेनिटी आ गई आपकी रो की, ठीक है, यानी कि डेंसिटी की। हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई। अब देखिए आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, आपको चाहिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। उसके लिए यहाँ पे जो रो लिखा हुआ है इसको आप इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये डेल रो आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद ये जो आपके पास इसकी अनसर्टेनिटी है इसके साथ आपने रो की वो वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करवानी है जो आपने यहाँ पे ऊपर फाइंड किया। ठीक है, ये वैल्यू आपने फाइंड की, इसको आप उधर मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पे। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई है। इस अनसर्टेनिटी को हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे रो की वैल्यू के साथ। देखिए आप अगर इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 2 को ख़त्म कर दें, 6 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो 2 है ये 5 से छोटा है, तो 0.06 इसको लिख दें। और आपके पास जो रो की वैल्यू आई है इसको भी आप राउंड ऑफ करके लिख दें। रो की आपके पास देखें कौन सी वैल्यू है, रो की वैल्यू आपके पास है ये। तो अब यहाँ से देखें अगर 5 को आप ख़त्म करते हैं तो 5 को ख़त्म करने के बाद ये जो 2 है, ये 2 क्योंकि इवन है तो इसने फिर चेंज नहीं होना, इसमें कुछ आपने ऐड नहीं करना, तो 3.12 आएगी आपके पास रो की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3.12 आएगा, इसको दुरुस्त कर लीजिए।
यहाँ पे 3.12 आएगा, 3.12, ठीक है, ये आपके पास करेक्ट आंसर है 3.12। और उसके बाद आगे प्लस माइनस 0.06 और साथ जो है वो आपने यूनिट भी लिखना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द राइटिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इनटू देयर डायमेंशंस, राइट इट्स टू बेनिफिट्स। हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशंस में जो लिखते हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है और इसके हमने दो बेनिफिट्स भी लिखने हैं कि हम क्यों फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशन में एक्सप्रेस करते हैं या फिर डायमेंशंस में जब उनको हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसके हमें फ़ायदे क्या मिलते हैं। हमारे पास आंसर है इसका। Each physical quantity can be expressed in terms of basic physical quantities like mass, length and time and their powers. This expression is called the dimensional formula of that quantity. इस तरह से जब आप उसको एक्सप्रेस करते हैं तो इस एक्सप्रेशन को आप कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी हैज़ द डायमेंशनल फार्मूला दिस वन। जो वेलोसिटी हम जानते हैं लेंथ ओवर टाइम होती है, लेंथ की डायमेंशन एल, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, उसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1। फोर्स एज दी डायमेंशनल फार्मूला दिस वन। फोर्स हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। एम कहते हैं मैस को, ए कहते हैं एक्सेलरेशन को। मैस की डायमेंशन कैपिटल एम और जो एक्सेलरेशन है इसकी डायमेंशन हम जानते हैं एल इंटू टी रेज टू द पावर -2 होती है। हम पीछे डिटेल में इसको देख चुके हैं। टू बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ इन डायमेंशनल फॉर्म आर, देखिए ये हमारे पास दो बेनिफिट्स हैं। इट हेल्प्स इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, डायमेंशनल होमोजेनिटी। आप फिजिकल इक्वेशन देखिए, इक्वेशंस है फिजिकल इक्वेशंस, ठीक है। फिजिकल इक्वेशंस की जो करेक्टनेस है उसको चेक करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि डायमेंशनल होमोजेनिटी। इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर यूनिट्स जो है उनको चेंज करने में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह आप आसान इसका जो यूज़ है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अब यहाँ पे बेशक ना लिखें, थोड़ा सा मुश्किल है। आसान वो है जो कि किताब में दूसरा यूज़ लिखा है, वो है डिराइविंग ए फार्मूला, या फिर आप लिख सकते हैं वी कैन यूज़ इट टू डिराइव ए फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। डिराइव ए फार्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जब हमें इसको ऐसे लिखना है वी कैन यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू डिराइव ए फार्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं। चेक द होमोजेनिटी ऑफ द रिलेशन दिस वन। ये जो आपके पास रिलेशन है इसकी आपने होमोजेनिटी चेक करनी है, यानी कि चेक करना है कि दोनों साइड्स के ऊपर जो डायमेंशन है क्या ये बराबर है या नहीं। वेयर वी इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वी हमारे पास जो है ये स्पीड है तो इसकी डायमेंशन भी स्पीड वाली होगी। ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ टेंशन टी, अब टी जो है कैपिटल टी ये टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि स्ट्रिंग का तनाव है ये। लेंथ एल एंड मैस एम, ठीक है। एम मैस है, एल यहाँ पे लेंथ है और कैपिटल टी यहाँ पे ये टाइम नहीं है, इसको हम टेंशन कह रहे हैं, ठीक है। टेंशन जो है वो फोर्स की डायमेंशन होगी इसकी, और वी यहाँ पे वेलोसिटी है। तो यहाँ पे लेट्स फाइंड द डायमेंशंस ऑफ राइट साइड। अब पहले आपके पास जो राइट साइड उसकी डायमेंशन बताएं आप। ये आपके पास राइट साइड है ये वाली, ठीक है। इसकी पहले हम डायमेंशन बताते हैं। टेंशन टी हैज़ द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। अब जो टेंशन टी है इसकी डायमेंशन फोर्स वाली होती है। हम जानते हैं फोर्स बराबर होता है एम ए के, एम की डायमेंशन ये है और ए यानी कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये है हमारे पास। तो हमारे पास उसके बाद लेंथ है, राइट साइड के ऊपर लेंथ की डायमेंशन जो है वो ये होती है कैपिटल एल, और उसके बाद राइट साइड के ऊपर हमारे पास मैस एम मौजूद है तो एम की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल एम होती है। आप जो राइट के ऊपर स्क्वायर रूट के नीचे जो एक्सप्रेशन है उसको लिखते हैं, इन सब की आप यहाँ पे डायमेंशंस लिखे हैं। जो टेंशन टी है इसकी डायमेंशन ये हमारे पास, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल, मैस की डायमेंशन कैपिटल एम, इन सब को आप इकट्ठा कर लें। लेंथ की यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे लेंथ की पावर 1 है, दोनों मिल के लेंथ की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद ये जो नीचे वाला एम है ये ऊपर वाला एम के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर -2, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी डायमेंशन इस एक्सप्रेशन की। लेकिन सिर्फ ये एक्सप्रेशन नहीं है, राइट के ऊपर इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी मौजूद है, तो आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा दें, ठीक है। इसके ऊपर जब आप इधर लगाएंगे स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट इधर भी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर रूट लगा दिया है। जो 2 है ये पावर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, ये वाली 2 पावर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस है 2 के साथ तो वो -1 वैसे रह जाएगा। ये आपके पास आपकी जो राइट साइड है उसकी डायमेंशन आ गई एल टी इनवर्स। सिंस वेलोसिटी वी हैज़ द डायमेंशनल फार्मूला, उसके बाद आपके पास जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, इसकी आप यहाँ पे आप डायमेंशन देख रहे हैं। सिंस वेलोसिटी वी हैज़ द डायमेंशनल फार्मूला दिस वन। अब जो वेलोसिटी वी हम जानते हैं कि इसका हमारे पास ये होता है डायमेंशनल फार्मूला एल टी इनवर्स, ठीक है। डिटेल में देख चुके हैं पहले हम चैप्टर के अंदर ये क्यों होता है।
देयरफॉर बोथ साइड्स हैव द सेम डायमेंशंस, देखिए दोनों साइड्स की जो डायमेंशंस है वो बराबर हैं। सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली होमोजीनियस, इसलिए आपके पास जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली होमोजीनियस है। ये चीज़ हमने चेक करनी थी, होमोजेनिटी हमने इसकी चेक करनी थी, जो कि हमने प्रूव कर दिया। हमने प्रूव कर दिया कि इस इक्वेशन की जो दोनों साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स की जो डायमेंशन है वो आपस में बराबर है। तो हमने अब यहाँ पे प्रूव कर दिया कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली होमोजीनियस है, यानी कि इसकी दोनों साइड्स के ऊपर जो डायमेंशंस हैं वो आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।